हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा एवं दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों के सामने फिर अपने लर्निंग सीरीज़ में एक और चैप्टर लेकर आ गया हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के बारे में जानेंगे। इसके बारे में आज पढ़ने के बाद मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे आपके घर में बिजली आता हो, जैसे कि जितना भी परमाणु संयंत्र हैं हमारे देश में, वो सारा न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे ताकि उसको हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेडियो सक्रियता और इसके बाद जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैकुरल। उन्होंने इसका खोज किया था। हेनरी बैकुरल ने इसका खोज किया था रेडियो एक्टिविटी का। आप लोग लिख लीजिए, हेनरी बैकुरल ने खोज किया था रेडियो सक्रियता का। कब किया था? ये किया था 1896 में। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का बारे में बताया था 1896 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप लोगों ने सब ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है तो जाकर उसको पढ़िए। तो पीरियोडिक टेबल में देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खुद ब खुद क्या करते हैं, न्यूक्लियर शो करते हैं। मतलब वो अपना क्या करता है कि जैसे रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा रे न्यूक्लियस से निकलता है, और जितना हम लोग रखे मास में रखे वो कम जाता है। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये रेडियो एक्टिविटी कोई एलिमेंट है, जैसे सब लोग यूरेनियम का तो नाम ज़रूर जानते होंगे। यूरेनियम जिसका 235 मास नंबर होता है, 92 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। मतलब रेडियो सक्रिय तत्व इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि ये क्या रखा हुआ है, रेडियो सक्रिय तत्व यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखा गया कि इसमें से अल्फ़ा बीटा एंड गामा कण, या कई जगह उसको रे भी बोलते हैं, निकलते रहता है। अल्फ़ा बीटा और गामा निकलते रहता है। अगर ये आप लोगों ने 500 ग्राम रखा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, घट के 490 ग्राम हो जाएगा। तो देखा गया कि आखिर ये गया कहाँ। मतलब जब हम लोग 500 ग्राम रखे थे तो वो घट कैसे गया। तो यही होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि E बराबर mc², ये सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें होता क्या है, मास जो घटा, यानी ये जो मास 10 ग्राम घटा वही एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा जो कण निकलता है, इसी के कारण इसका मास घट जाता है, और ये एनर्जी के रूप में, मतलब ये जो पार्टिकल निकल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो ये तो था किसका, रेडियो एक्टिविटी का बैकग्राउंड। अब इसको मैं एक एक करके सब सारी चीज़ें अल्फ़ा बीटा और गामा के बारे में बताऊंगा कि ये सब का प्रॉपर्टी क्या होता है और कैसे कैसे ये डिसइंटीग्रेट करता है। मतलब कि कैसे कौन सा एलिमेंट है वो रेडियो सक्रियता को दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा, ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ये तो हो गया कि रेडियो सक्रियता होता क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहे तो आप बताइएगा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः उसके न्यूक्लियस, मतलब नाभिक में से अल्फ़ा बीटा और गामा कण निकलते रहते हैं, जिस कारण से उनका मास ये घटते रहता है, और उसका बहुत सारा यूज होता है। मतलब इन जनरल क्या होता है उसका, इसी में फिर आप हायर क्लास में पढ़िएगा कि हाफ लाइफ, मतलब आधा आयु निकाला जाता है। हाफ लाइफ भी निकालते हैं। हाफ लाइफ मतलब कि अगर आप 500 ग्राम रख दिए हैं तो उसको चेंज होने में 250 ग्राम में कितना टाइम लगेगा, इसको बोला जाता है हाफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ना है, तो उसमें तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना होता है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहले बारे में हेनरी बैकुरल में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो कुछ एलिमेंट होता है, अब बात आता है कि कहाँ से ऐसा एलिमेंट है। तो देखिए, बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, यहाँ से जितने भी आगे के एलिमेंट हैं ऑलमोस्ट सब रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। रेडियो
सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। 83 जो बिस्मथ है, जो एटॉमिक नंबर बिस्मथ है, यहीं से स्टार्ट होता है रेडियो सक्रियता। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है तो न्यूक्लियस जो रहता है, नाभिक जो रहता है, वो अनस्टेबल होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। 82 के बाद 82 किसका होता है? लेड का। 82 लेड का होता है। इसके बाद ऐसा हो जाता है कि नाभिक इतना अनस्टेबल हो जाता है कि वो अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? अल्फ़ा बीटा एंड गामा रो को बाहर छोड़ता है, अपना स्टेबिलिटी बनाए रखता है। तो कहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है? उससे पहले भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि 83 के बाद जितना भी एलिमेंट है सब रेडियो सक्रियता को दिखाते हैं। तो बिस्मथ से आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से रेडियो सक्रियता स्टार्ट होता है, मतलब ज़्यादा एलिमेंट कहाँ से सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रिय हो जाते हैं। तो ये तो था रेडियो सक्रियता के बारे में कि पहले मैंने बताया कि रेडियो सक्रियता होता क्या है। दूसरा मैंने बताया कि रेडियो सक्रियता को एलिमेंट धारण क्यों करता है। रेडियो सक्रियता इसलिए धारण करता है कि वो अनस्टेबल हो जाता है। जो नाभिक रहता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसी को स्टेबल करने के लिए अल्फा बीटा गामा रे उसमें से निकलते रहता है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ अल्फा बीटा गामा रे। नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे। नेचर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे बोलिए, पार्टिकल बोलिए, कण। देखिए सबसे पहले सैंपल में देखा गया था कि ये जो तीनों रे था इसको पता किया गया कि किस पे चार्ज है, किस पे चार्ज नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या किया गया कि थोड़ा सा एक जगह पे सैंपल रख दिया गया, एक जगह पे ऐसे सैंपल रख दिया गया। यहाँ पे मान लिया कोई रेडियो सक्रिय तत्व को रख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जिसको ऐसे ऐसे भी दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। उसके बाद देखा गया कि एक जो रे था वो इधर गया, एक रे इधर गया और एक रे सीधे निकल गया। तो एक को बोला गया अल्फ़ा, एक को बोला गया बीटा, एक को बोला गया गामा। यानी यहाँ पे क्या सामने आ रहा है? यह रहा है कि जैसे अल्फ़ा क्या जानते हैं, अल्फ़ा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इस पे क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या हो गया? अल्फ़ा पार्टिकल उसको बोल दिया गया। जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तब ना ये जैसे सैंपल रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया, उत्पन्न किया गया। तो यहाँ पे सैंपल रख के देखा गया कि कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, और कुछ जो गामा पार्टिकल था इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई मास नहीं होता, जीरो चार्ज और जीरो मास होता है, रेस्ट मास। तो कोई चार्ज और कोई मास नहीं था, तो गामा रे सीधे निकल गया। तो ये वाले सैंपल वाले प्रयोग से पता चला कि अल्फ़ा बीटा जो गामा रे होता है वो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो चार्ज उस पर होता है। अल्फ़ा पे पॉजिटिव, बीटा पे निगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं। अब एक एक करके हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा रे के बारे में जानेंगे, किसका क्या गुण धर्म है, किस तरह से ये अपना गुण धर्म दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में। अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा कण भी जिसको बोल सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा कण। देखिए इसमें क्या होता है अल्फ़ा पार्टिकल में, इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका, इस पे जो इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, कितना होता है? 4। और जो मास द्रव्यमान 4 होता है, एटॉमिक नंबर ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं? आयोनाइज्ड हीलियम को बोला जाता है, आयोनाइज्ड हीलियम। जिसे देखिए आयोनाइज्ड हीलियम क्यों बोलते हैं? हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 होता है। आयोनाइजेशन कहने का मतलब है कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लॉस कर देगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? हीलियम पे +2 चार्ज आ जाएगा और मास तो जो था वही रहेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? इसको बोला जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। ये हो जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। और ये हो गया अल्फ़ा पार्टिकल। अब इसका गुण धर्म देखिए, इसका जो भेदन क्षमता होता है, इसका जो आयनन क्षमता होता है,
आयनन क्षमता जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है तीनों कण में। ये इतना होता है कि ये 10 सेंटीमीटर हवा में, मतलब 10 सेंटीमीटर हवा में इतना, और एल्युमिनियम का 1 सेंटीमीटर का जो 1 मिलीमीटर का जो 1 मिलीमीटर का जो पत्थर रहेगा, पत्थर यानी सीट बोलिए, उसको भेद देगा। तो इसका नहीं, ये भेदेगा नहीं, ये तो गामा वाला में हो जाता है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये वाला गामा का प्रॉपर्टी होता है। ये देखिए आयनन मतलब 10 सेंटीमीटर तक ये क्या कर देता है, इसका आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। कोई अगर पूछे कि तीनों में सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो अल्फ़ा का। उसके बाद इसका देखिए इसका स्पीड कितना होता है, मतलब वेलोसिटी कितना होता है, कितने चाल से ये गमन करता है। इसका देखिए मास भी लिख लीजिएगा। अल्फ़ा का जो मास होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। अल्फ़ा का जो मास है इतना होता है। इसका स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड होती है 1.4 to 2.4 तक, 1.4 to 2.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम होता है। तो क्या क्या पढ़े, इसका आयनन क्षमता कितना होता है, आयनन क्षमता अधिक होता है बहुत ज़्यादा, और पार्टिकल से सबसे ज़्यादा उसका आयनन क्षमता। अब देखिए बात आता है कि आयनन क्षमता, जिसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयनाइजेशन या आयनाइजेशन पावर बोलिए, आयनन क्षमता। देखिए होता क्या है कि अगर Na प्लस में चेंज हो गया, तो ये देखिए Na जो एलिमेंट था ये आयन में चेंज हो गया। वैसे ही ये क्या करता है, जब ये अल्फ़ा पार्टिकल किसी से टकराता है, कोई एटम से टकराया, तो उसको आयोनाइज कर देता है, उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन पावर। तो इसका आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है तीनों के कंपेरिजन में, ये दोनों के कंपेरिजन में। इसका जो मास होता है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻27 kg, क्योंकि ये आयोनाइज्ड हीलियम है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो के लिखा गया है 6.67। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई। ये देखिए इसका जो वेलोसिटी है यानी स्पीड जो होता है 1.4 इंटू 2 1.4 से 2.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये इसका 3 प्रॉपर्टी है, एक हो गया कि आयनन क्षमता, दूसरा हो गया स्पीड, तीसरा हो गया, और एक चीज़ और, ये कितना को मतलब भेद सकता है, तो ये भेदन क्षमता इसका कम होता है। भेदन क्षमता इसका मान लीजिए कहीं कहीं बुक में अलग अलग लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मान के चलिए इसका 10 सेंटीमीटर हवा में 1 सेंटीमीटर का पत्थर को ये भेद सकता है, मतलब 1 सेंटीमीटर एल्युमिनियम का। तो इस तरह से इसका ये 4 प्रॉपर्टी हो गया, चारों आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट पे। अल्फ़ा के बाद कौन आ गया, बीटा पार्टिकल। अल्फ़ा पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और छूट गया, मैं वो लिख देता हूँ। इस पर क्या होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी था अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में। अब देखिए बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल देखिए, तो सबसे पहले ये क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन -e, मतलब इसके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पर कितना होता है, ये चार्ज होता है यानी आवेश, इस पर इतना आवेश होता है, ठीक। और इसके बाद इसका स्पीड की बात किया जाए, बीटा पार्टिकल का अगर स्पीड का बात किया जाए, इसका मास जब इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास भी कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। उसके बाद अगर इसका स्पीड की बात की जाए तो ये लगभग क्या, स्पीड ऑफ जो लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इसी के बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के। इसका अगर क्या बात किया जाए आयोनाइजेशन पावर होता है तो इसका इससे कम होता है, मतलब इससे कम होता है, लेस देन अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये 4 पॉइंट इसका हो गया, इसके बारे में आप देख लीजिए। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद लास्ट आ जाता है गामा पार्टिकल। देखिए अब इसमें सबसे पहले मास क्या होता है, मास इसका 0। उसके बाद इसका चार्ज, इस पर मास और चार्ज दोनों क्या होता है 0, तो चार्ज और मास दोनों 0 लिख लीजिए। इसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है,
इतना ज़्यादा कि 10 सेंटीमीटर का जो मतलब 10 सेंटीमीटर का जो एल्युमिनियम का भी रहेगा ना, उसको भी ये भेद देता है। तो इसको रोकने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, लेड का यूज करते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, लेड का यूज करते हैं इसको रोकने के लिए। जहाँ भी गामा पार्टिकल निकलता होगा वहाँ लेड का यूज किया जाता है इसके रेडिएशन को रोकने के लिए। इतना खतरनाक होता है कि जैसे कंक्रीट का बाल है तो उधर से अगर निकलेगा तो वॉल को पार कर जाता है। ये मैं एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बोलिएगा कि ये तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, तो ये तो कंक्रीट है, तो कंक्रीट को भी आर पार कर जाता है, इसलिए इसको लेड का परत लगा के इसको रोका जाता है। तो इसका भेदन क्षमता हो गया। इसका स्पीड है वो क्या होता है 3 × 10 मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये जो सारा चीज़ हो गया ये किसके बारे में हो गया, ये जो सारा चीज़ हो गया ये हो गया आपके गामा पार्टिकल के बारे में। इसका मास 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया। और ये सिर्फ किससे रोका जा सकता है, लेड के 10 सेंटीमीटर। लेड के 10 सेंटीमीटर, ये एल्युमिनियम नहीं होगा, लेड के 10 सेंटीमीटर जो 10 सेंटीमीटर का लेड का जो पत्थर रहेगा, मान लिया ऐसे अगर लेड से रोकना है तो ये 10 सेंटीमीटर का रहेगा, तब ये इससे रुक सकता है। तो ये तो था अल्फ़ा बीटा एंड गामा का कैरेक्टरिस्टिक। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए। चलिए अब हम इसी में अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा जब निकलता है तो किस तरह से एटम चेंज हो जाता है, एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल, सबसे पहला हम देखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो किस तरह से एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट चेंज होता है। तो देखिए अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली में होता क्या है, आयनाइज्ड हीलियम होता है। यानी अल्फ़ा पे 2 चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है और 4 मास होता है। तो अगर इसमें देखा जाए कि अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल, देखिए मान लिया 222 Ra, इसका कितना हो जाएगा 82। किसका है, ये है रेडॉन का, सॉरी ये रेडियम का है, ये रेडियम का है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसमें से अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल ये वाला निकल जाए, अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए तो ये जो रेडॉन है, ये रेडियम जो है वो क्या बन जाता है, रेडॉन बन जाता है। तो 218 Rn और ये 2 घटेगा तो 86 बन जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बॉक्स में लिखिए। इसमें क्या हो रहा है, एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका किसका, रेडियम का एटॉमिक नंबर 4 घट जा रहा है, इसका मास नंबर कितना घट जा रहा है, मास नंबर 4 घट जा रहा है, एटॉमिक नंबर 2 घट रहा है। तो ये तो अल्फ़ा पार्टिकल के केस में हो गया। इसी तरह से आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए वाला अप्लाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा आ जाता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में देखिए क्या होता है, बीटा पार्टिकल ये बीटा रे बीटा कण जो भी कई जगह पे लिखा रहता है। तो इस पर क्या होता है, चार्ज कितना होता है माइनस, और इसका मास कितना, मास तो अभी बताया था 1। इस तरह से इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो बीटा पार्टिकल के केस में अगर हम लोग बीटा पार्टिकल निकाल दें, अगर यूरेनियम 235 है और 922 हो गया और उसमें से अगर बीटा पार्टिकल निकल गया तो 235 ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। अब ये Na आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि Na किसका सिंबल होता है, ज़रूर से बताइएगा कमेंट में कि Na जो मैं एलिमेंट लिखा है यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बीटा पार्टिकल निकल रहा है। आप कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो मैं Na लिखा ये किसका सिंबल है। Na मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग पता चलेगा कि क्लास में कितने अटेंटिव हैं। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ आप बताइएगा Na किसका सिंबल होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें एक मास नंबर, एक एटॉमिक नंबर, 1 एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसमें क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, 4 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, इसमें बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। इसके बाद कौन सा बचा डियर स्टूडेंट, इसके बाद बचा गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल में कुछ नहीं होता है। गामा पार्टिकल पे ना चार्ज होता है ना मास होता है। तो किसी में से निकला तो कुछ चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा, सेम नथिंग विल बी चेंज आफ्टर द इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल, बट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल बी चेंज आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। एंड व्हाट इज चेंज इज हियर। मतलब आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या चेंज कैसे कैसे हो रहा है। तो अल्फा बीटा गामा के बारे में था, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो इसको आप अगर समझ पाए होंगे तो और किसी भी एलिमेंट के बारे में किस तरह से चेंज होता है बहुत आप आराम से लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडॉन कैसे बन जाता है, रेडियम कैसे बन जाता है। तो इस तरह से
अब देखिए, अब बात आता है कि मैंने रेडियो सक्रियता बता दिया। अब रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या होता है? रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो एक यूनिट होता है इसका बैकुरल। पहला क्या होता है? बैकुरल। और दूसरा क्यूरी भी होता है। क्यूरी भी कई जगह पे लिखा हुआ रहता है। अब हम एक बैकुरल के डिफाइन करेंगे, एक BQ, 1 BQ से मैं बैकुरल को शॉर्ट में BQ लिखता हूँ डियर स्टूडेंट। तो देखिए दोस्तों, एक बैकुरल बराबर क्या हो जाएगा? एक बैकुरल बराबर होता है कि मैंने क्या बताया था कि कण निकलता है। तो 1 सेकेंड में जितना कण निकलेगा उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एक बैकुरल बोला जाता है। एक बैकुरल यानी डीके पर सेकेंड। डीके मतलब क्षय, ठीक। और एक क्यूरी बराबर क्या होता है? एक क्यूरी बराबर हो जाता है आपका जाके 3.7 इंटू 10⁻10 बैकुरल। ये रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक क्यूरी बराबर कितना बैकुरल होता है। तो ये दोनों यूज किया जाता है। बैकुरल पहले ज़्यादा क्यूरी यूज किया जाता था, अभी क्यूरी बैकुरल, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह का कुछ यहाँ पे कोरिलेशन, मतलब कि कोरिलेशन यहाँ पे है। तो ये तो हो गया इसके यूनिट के बारे में। तो यूनिट से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ और इसमें बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अल्फा बीटा हो गया, फिर बैकुरल हो गया। अब देखिए आयोनाइज और नन आयोनाइज मैंने बात किया है, आयोनाइज और मैंने नन आयोनाइज बात किया है। अब देखिए, जो मैंने एक बिस्मथ का बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बिस्मथ से स्टार्ट हो जाता है, जो उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसका सब रेडिएशन। बिस्मथ का जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु, मतलब अगर 500 ग्राम रखे हैं तो 250 ग्राम चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका जो अर्थ आयु होता है मोर देन लाइफ ऑफ यूनिवर्स, मोर देन, सोच लीजिए पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तब तक इसका यूनिवर्स का आयु कितना होता है? 3.77 बिलियन, बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि अगर 500 ग्राम रख दिए तो 250 ग्राम चेंज हो जाएगा। रे निकलेगा, रे क्या निकला? रे निकला, देखिए E बराबर mc² से क्या होता है? E बराबर mc² से जो मास है वो एनर्जी में क्या होता है? अगर स्पीड ऑफ लाइट्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए चेंज हो रहा है। अब देखिए, आप लोग मोबाइल सब यूज करते होंगे, तो आपके घर के आसपास में टावर भी होगा, तो वहाँ पे देखिएगा टावर के नीचे अगर नहीं देखे होंगे तो अभी तुरंत बाहर निकलिए, आसपास में टावर है तो जाके देखिए, वहाँ पे लिखा रहता है आयोनाइज रेडिएशन और नॉन आयोनाइज रेडिएशन। तो जो टावर के बगल में क्या होता है, टावर के बगल में क्या होता है? सिग्नल आते रहता है, उससे क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है। तो ये नॉन आयोनाइज होता है। नॉन आयोनाइज्ड मतलब कि जैसे अगर आप खड़े हैं, अगर आप पे आयोनाइज्ड रेडिएशन पड़ेगा आपके शरीर पे, तो आप भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सब से मिल के बना हुआ है, तो आपका जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन डीएनए एक दिन में डैमेज नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि घनी आबादी वाले जगह पे आप आयोनाइज रेडिएशन वाला टावर नहीं बना सकते हैं, इसीलिए लिखा जाता है नॉन आयोनाइज। लेकिन लिखा जाता है, थोड़ा बहुत तो आयोनाइजेशन हो ही जाता है। इसीलिए जो टावर के आसपास रहते हैं उन लोगों को बहुत तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा जो परेशानी होता है कैंसर, यानी कि कर्क रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? कर्क रोग, वो भी कौन वाला? चमड़ी वाला, यानी कि स्किन कैंसर। तो ये सब सारी चीज़ें क्या था? ये रेडियो सक्रियता से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके मोबाइल में क्या है, सिग्नल आ रहा है, वो भी कहीं से कैच कर रहा हो, आपको भेज रहा होगा, तब तो आप उससे बात कर पा रहे हैं। तो जो नॉन आयोनाइज रेडिएशन होता है वो कम हार्मफुल होता है, लेकिन जो आयोनाइज रेडिएशन होता है हार्मफुल होता है। क्यों होता है? आपके आप पे जब पड़ेगा, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे क्या है? रेडिएशन है। मैं भी खड़ा हूँ तो यहाँ पे भी रेडिएशन होगा, लेकिन पता नहीं चलता हम लोगों को।
तो एक्चुअली में है क्या, ये एनर्जी है। ये इनर्जाइज और आयोनाइज से मत कंफ्यूज होइए, ये एनर्जी है। एनर्जी हो कैसे रहा है, ये एनर्जी किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है वेव के थ्रू। तो ये जो रेडियो सक्रियता में भी जो एनर्जी निकलता है वो इससे कोरिलेट करके पढ़िए, उसमें भी आयोनाइज और नॉन आयोनाइज होता है। कोई अगर अल्फा पार्टिकल किसी भी चीज़ से टकराएगा, जैसे मैंने गामा का बताया, गामा तो बहुत खतरनाक होता है, वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। देखिए अल्फ़ा जो रे है वो देखिए आपके हाथ के पार नहीं होगा, नहीं, आप एक अगर A4 शीट ले लीजिए, अल्फ़ा रे उसको पार कर जाएगा, लेकिन आपके हाथ के पार नहीं होगा। लेकिन जो गामा रे होता है वो एल्युमिनियम का 1 मिलीमीटर का वो जो मैंने बताया था उसको आराम से पार कर सकता है, कंक्रीट को आराम से पार कर सकता है, इतना वेदन क्षमता होता है। तो ये तो पूरा था किसका, रेडियो सक्रियता के बारे में। किसने बताया, कैसे एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, इसका यूनिट क्या होता है, कहाँ पे यूज है। तो ये रेडियो सक्रियता के बारे में जितना हो सकता है मैंने छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ों को मैंने बताया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जिस पे बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बनने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।